एग्जामिनेशन। एज वी ऑल नो कि फाइनल रिजल्ट अभी तक एज वी ऑल नो कि 2024 का रिटन रिजल्ट आ चुका है एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द फिलिंग अप ऑफ द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉलोड बाय PST-MST। सो डैफ जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का, बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस जो है वो हम लोग को इंटरव्यू के दौरान मालूम पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डैफ है क्या? सो अकॉर्डिंग टू मी डैफ इज बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने अभी तक का जो जो बेंचमार्क अचीव किए हो अपने लाइफ में, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सको इंटरव्यूअर को, ताकि जब आपको वो असेस करेगा उधर उस टाइम पर, they get relevant questions to judge your personality and most important of all the suitability for the force। so ये मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी नहीं है इंटरव्यूअर को कि आपको अपने डैप से क्वेश्चन पूछेगा, बट जनरल जो देखा गया है ट्रेंड कि डैप इज द fundamental document which let them formulate the questions which are needed to be asked। so डैफ को हम लोग एक इंडेक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं फॉर अ बंच ऑफ क्वेश्चन, जिससे कि वो हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट अस सी कि जब आप लोग डैप भरेंगे तो उसमें क्या क्या एंटिटीज रहते हैं एंड हाउ टू फिल दोज अप। सो ये एक सैंपल है मेरे खुद का डैप का, जस्ट बिफोर सबमिशन। इट इज़ द प्रीव्यू कॉपी। पहले हम लोग जैसे देखते हैं कि जो डैप बन के आएगा उसमें पहले आपका रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा। ऑब्वियसली इधर जो मेरा पर्सनल प्राइवेट डिटेल्स जो सब है वो हिडन है। सो दूसरा जो है आपका रोल नंबर, जो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। तीसरा में आपका नेम रहेगा, फॉलोड बाय योर ईमेल एंड देन द मोबाइल नंबर, द प्राइमरी मोबाइल नंबर विच यू विल बी गिविंग। उसके बाद जो डिटेल्स है, पहला आपका आएगा नाम, जो आप नाम मेंशन किए हो वाइल फिलिंग अप द एग्जामिनेशन। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम। तो बहुत जनों का होता है कि 10th का मार्कशीट में अलग नाम है, 12th में अलग नाम है, एंड नहीं तो ग्रेजुएशन में अलग नाम हो जाता है, कई कई सरनेम मिसिंग हो जाता है, कई कई मिडिल नेम। सो अगर आप कभी भी एफिडेविट करवाए हो या फिर नाम चेंज किए हो तो इधर आपको यस करना पड़ेगा, एंड लाइकवाइज यू नीड टू प्रोवाइड द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और द डिटेल्स रिक्वायर्ड। सेकंड जो है ये आपका जो करंट एड्रेस है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है, दैट इज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। जहां आपको अगर यूपीएससी को ज़रूरत पड़े तो आपको मेल या फिर जो नोटिस वगैरह है वो भेजा जाएगा। तो इसमें आपको अपना जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या आप जहां आप रहते हो उधर का पोस्ट ऑफिस वो आपको लिखना पड़ेगा, कौन से सिटी में रहते हो या टाउन में वो आपको लिखना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट है वो, फॉलोड बाय स्टेट एंड द पिन कोड ऑफ द प्लेस इन विच यू आर रिसाइडिंग। उसके बाद आता है टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड। सो इफ़ यू हैव एनी फॉर पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस वो आप दे सकते हो। सेकंड इज द प्राइमरी मोबाइल नंबर विच यू विल बी गिविंग फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड एसएमएस फ्रॉम यूपीएससी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बाद फैक्स नंबर अगर हो या देना चाहते हो, देन द प्राइमरी ईमेल एड्रेस जहां आपको रेलिवेंट मेल भेजा जाएगा फ्रॉम यूपीएससी टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट पोस्टल एड्रेस। तो जिन लोगों का करंट एड्रेस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एज कम्पेयर टू द परमानेंट एड्रेस, तो वो आप इधर भरना। नहीं तो जिन लोगों का सेम है उन लोगों का ऑप्शन आएगा कि सेम एज दैट ऑफ करस्पॉन्डेंस, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। तो इसमें भी सिमिलरली वैसे आपको भरना होगा जो नेसेसरी डिटेल्स है, जस्ट लाइक द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। जो थर्ड पॉइंट आता है सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेशनलिटी ऑब्वियसली आपको इंडियन होना पड़ेगा इसके लिए। जेंडर जो आप हो, मेल या फीमेल।
which are required to opt for the examination, वो आप भर देना इधर. Next is your date of birth. Then claimed age relaxation, अगर आप लोग को एज रिलैक्सेशन ऑफ करना चाहते हो बेस्ड ऑन योर नेसेसरी कोटास, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो. मेरा कुछ कोटा है नहीं, ना ही मैं किसी कैटेगरी में आता हूँ, सो इट इज़ अ नो फॉर मी. कम्युनिटी इज अनरिजर्व. नेक्स्ट, यहाँ आपको आपका रोल नंबर रिफ्लेक्ट होगा, एंड जब ये फाइनल सबमिशन आप कर दोगे तो इधर रोल नंबर और साथ में इधर आपका सिग्नेचर दिखाएगा. ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप जब मेडिकल पीएचडी एमएसटी के लिए जाओगे तब आपको अपना एक प्रिंटेड कॉपी ऑफ डैफ लेके जाना पड़ेगा. जो आपका जो आफ्टर सबमिशन वाला कॉपी है वो नेसेसरी है, तो ये प्रीव्यू कॉपी नहीं चलेगा उधर. सो जस्ट आफ्टर यू सबमिट दिस फॉर्म, डैफ फॉर्म, आफ्टर चेकिंग द प्रीव्यू कॉपी, तो ऑटोमेटिकली एक जनरेट होगा जिसमें हर एक पेज में आपका रोल नंबर विथ सिग्नेचर इधर दिया हुआ रहेगा. तो वो कॉपी आपको हर जगह बाद में काम आएगा, इन पीएचडी एमएसटी एज वेल एज इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू. टाइम ऑफ इंटरव्यू नेसेसरीली नहीं चाहिए होता है, बट दे माइट आस्क. इधर लिखा हुआ भी है, दिस इज अ प्रिंट आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ द फॉर्म. दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन. मे टेक अ प्रिंट आउट आफ्टर फाइनल सबमिशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अगला पेज में जिन लोगों का कास्ट का सर्टिफिकेट रिगार्डिंग जो सब डिटेल्स है SC ST OBC का, वो आप लोग देख लेना और अपने हिसाब से भर लेना. मेरे को पर्सनली इसको लेके कोई आइडिया है नहीं, सिंस आई डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ देम एज सच. नेक्स्ट आता है कि इफ़ यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाइड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर रिलीजन, सो इट्स अ नो फॉर मी. ओके, सो सातवां पॉइंट आपका आता है प्लेस ऑफ बर्थ. सो इसमें आप कहाँ जन्म लिए हो उसके रिगार्डिंग आपको पूछा जाता है. सो इफ बॉर्न इन इंडिया, यस. सिमिलरली द नेसेसरी डिटेल्स एज वर रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, वो आपको इधर भरना है. मैरिटल स्टेटस, ऑब्वियसली इस उम्र में मेरे को अनमेरिड ही रहना है, ठीक है, तो अनमेरिड. व्हाट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेस कैन यू रीड, राइट और स्पीक, गिव पर्टिकुलर्स एंड स्टेट द एग्जामिनेशन पास्ट इफ एनी फॉर ईच. सो इसमें बेसिकली आपका मीडियम नहीं पूछा जा रहा है इंटरव्यू का. डोंट मेक अ मिसकंसेप्शन आउट ऑफ दिस. यहाँ बस आपको ये भरना होता है कि आप कौन से लैंग्वेज आप एक्वेंटेड हो. इट मे बी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, और इट मे बी इन टर्म्स ऑफ बोथ. सो आपको जो जो लैंग्वेजेस आता है, जैसे मेरे को बंगाली आता है, ये मेरा मदर टंग है. सो इसके लिए जो एग्जामिनेशन पास किया हूँ मैंने अभी तक, जो हाईएस्ट एग्जामिनेशन है वो मेरा मेट्रिकुलेशन है. उसके बाद इंग्लिश, जो बोथ मेट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी में मैं किया हूँ, क्योंकि ये मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था ड्यूरिंग माय स्कूल डेज. एंड नेक्स्ट हिंदी, जो मेरा थर्ड लैंग्वेज था ड्यूरिंग स्कूल डेज. सो इसका जो एग्जामिनेशन पास है मेरा, वो है एलिमेंट्री. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटीज इन द डैफ, दैट इज द फोर्स प्रेफरेंस. इसमें आप लोग पहले अपने हिसाब से एनालाइज करो, सोचो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, आपका क्या नीड्स है देखो. एवरीथिंग you are required to know about this, you get it known to you, and then you take a step. So मेरे लिए it was CRPF first, BSF second, SSB third, followed by ITBP and then CISF. So basically I knew that if I ever get into the service by opting, uh, if I ever get into the service, I'll be getting either CRPF or BSF for sure. So बाकी तीन चॉइस को लेके मेरे को उतना ये नहीं था, मतलब कोई अलग से वरी नहीं था. डू यू पोजेस एनी प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. इसमें आपको आपका जो ग्रेजुएशन का जो प्रेजेंट अवेलेबल डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री
या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में आपको डिटेल्स देना है। सो सर्टिफिकेट नंबर आपका जो प्रोविजनल डिग्री होगा या फिर जो ओरिजिनल डिग्री होगा वहाँ दिया हुआ रहेगा, वो आपको भरना है। देन डेट ऑफ इशू, designation of issuing authority, and followed by the full address of issuing authority. Find it, जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको रोल नंबर नहीं डालना होता है, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो आपका रोल नंबर है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाता है, स्पेशली फॉर द न्यू कॉलेजेस। सो वो आप एक बार अपने जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी है इन दी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, उससे आप एक बार कंफर्म करके फिर आप इसको भर देना। ओके, सो नेक्स्ट इसमें जो नोट है कि इफ यू डू नॉट पोजेस एनी प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन इन रूल 6, योर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड। प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजाइट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन have been issued latest by the closing date of DAF form from Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination। तो इसमें यही है मेनली कि आपको आपके पास अगर आपका ओरिजिनल डिग्री फिलहाल है नहीं तो आपका प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, बट certainly you require one to get it filled. Next है आपका, do you have any educational qualification obtained from foreign institution? So जो लोग भाई घूमा हुआ है काफ़ी लकी हो, and if you have then do mention it. For me it's a no, and I hope for many of us it will also be a no. नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कमेंसिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट टिल ग्रेजुएशन। सो इसमें आपको आपका जो एग्जामिनेशन पास्ट है वो लिखना है, and regarding the grades obtained, and also the name of school, board, subjects you have studied and year of passing etc. So ये जो मेरा डिटेल्स है वो इधर है, ये मेरा ग्रेजुएशन का। नाउ कमिंग टू द ग्रेजुएशनल क्वालिफिकेशंस, जब इसके रिगार्डिंग आप सब्जेक्ट्स के बारे में फिल करोगे देन बी श्योर टू फिल अप ओनली दोज सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर आपका ग्रिप है या फिर आप कॉन्फिडेंट हो दैट यू कैन हैंडल इट इन द इंटरव्यू। डोंट नेसेसरीली फिल इट टू मेक इट लुक लुक्रेटिव या अट्रैक्टिव। वही भरना जो आप जस्टिफाई कर सकते हो या फिर जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि आगे जाके अगर मैं थोड़ा सा भी प्रिपेयर करूँ तो मैं इसको संभाल सकता हूँ। एंड डोंट जस्ट ऐसे मत सोचना कि ये सब्जेक्ट्स के ऊपर पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को ये और ये दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा गया था। योके अरित्रा, टेल मी हाउ एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन मेन स्ट्रीम electric vehicles and simultaneously wipe out conventional vehicles from the market. So you need to be prepared for this. Okay, so next basically what we have is, do you have any educational qualification obtained from a foreign institution? So बहुत जनों का ऐसा होता है कि like they have taken any online diploma or certificate courses from foreign institutions like Harvard or Cambridge, which are nowadays available in various platforms like Coursera and edX etc. या फिर कोई अगर फॉरेन जाके भी कोई अलग से कोर्स किया है देन he or she might give a yes here and then fill the required sections likewise. But for majority of us, I guess it is a no. So for me too, it is a no. Next, what we have here is educational qualification commencing with matriculation or equivalent examination till graduation. तो इसमें बेसिकली आपको अपना जो मेजर एग्जामिनेशंस जो आप कंप्लीट किए हो उसके रिगार्डिंग आपको भरना होगा। तो मैट्रिकुलेशन, 12th एंड ग्रेजुएशन, ये मिनिमम क्राइटेरिया है ही, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। सो बहुत जन मास्टर्स भी किए होंगे, बट इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट फुल ऑन अवेलेबल है, जो डिग्री है, तो ही आप भरो। नहीं तो फिर इंटरव्यू के टाइम अगर फॉर वेरिफिकेशन वो लोग मास्टर्स डिग्री का ही अगर आपका जो
डिग्री है वो मांगता है, तो उसके बाद फिर थोड़ा झमेला हो सकता है. दे माइट पुट यू इन प्रोविजन और कंडीशनल लाइक बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ द डिग्री, etc. Like it is a suggestion for those who are pursuing their master degree at this moment. So normal graduation तक लिख के भी आप छोड़ सकते हो. So likewise here for my the examination passed 10th equivalent, year of passing, etc. 12th graduation. Now while filling up these subjects, you need to रिमेंबर दैट आपको जो स्पेस यहाँ मिलेगा लिखने का वो इनडेफिनेट नहीं होगा, तो एक डेफिनेट स्पेस होगा, तो आपको बहुत सोच समझ के इसको फिल करना होगा. अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ह्यूज है, तो जैसे इधर मैथमेटिक्स को मैथ्स लिखना पड़ा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है एक दो जो एसेंशियली भले ही ग्रेड कैलकुलेशन में ऐड अप नहीं हुआ इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बट अगर होता भी है तो फिर आई कुडंट हैव रिटन देयर फुल नेम. सो वो आप थोड़ा देख लेना. जैसे इधर मेरा मैथ्स भी इंक्लूडेड होना चाहिए, बट स्टिल शायद उस टाइम स्पेस नहीं मिला था मेरे को, इसलिए नहीं भर पाया था. नेक्स्ट, while filling up your graduational qualifications, जो सब्जेक्ट्स आप परस्यू किए हो मेजर दो तीन वही आपको लिखना है. एंड इंश्योर कि ये जो सब्जेक्ट्स आप लिखोगे इधर उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, या फिर अगर आप आउट ऑफ टच भी हो देन एटलीस्ट यू कैन गेट बैक टू योर इनिशियल जो आपका ग्रिप है उस पर आप लौट सकते हो एक दो महीना में. बिकॉज इससे आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है जिसके लिए आप शायद प्रिपेयर्ड भी ना हो. सो जो बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स विच विल बी फिलिंग हियर इज लाइक काइंड ऑफ मैंडेटरी. नहीं तो मतलब इधर मेरे लिए ग्रेजुएशन है, बट कोई अगर मास्टर्स का लिखता है तो उसके लिए मास्टर्स डिग्री होगा. जो रिसेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो बहुत एसेंशियल होता है. जैसे मेरे केस में मेरे को पूछा गया था कि ओके अरित्रा, टेल मी कि हाउ एज एन एंटरप्रेन्योर you can streamline electric vehicle and simultaneously wipe out conventional vehicles from the market. तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. दे कैन आस्क यू अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. सो ये हुआ. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इफ यू हैव डू यू पोजेस एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट. फॉर मी इट्स अ नो. बाकी किसी के लिए अगर यस है तो वो आप लिख सकते हो, बट यू नीड टू बी थॉरो विथ द skills or the learnings that are associated with the एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट्स. क्योंकि अगर आप यस करते हो इधर देन ऑल्दो आप एक एडवांटेज में रहोगे, बिकॉज दे सीक टू गिव एन एडवांटेज टू द एनसीसी कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड. बट अगर आप नॉलेज दिखाने में फेल होते हो देन द रिवर्स माइट बी ट्रू. आर यू एन एक्स सर्विसमैन? अगर आप हो तो यस, इफ नो देन नो. आर यू अ सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट? यस हो तो यस, नहीं तो नो. बाकी ये जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग एन एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके रिगार्डिंग जो सब क्लॉजेस है, अगर आप यस भरते हो तो आप देख लीजिएगा थोड़ा अपने हिसाब से. सो नेक्स्ट, वेर यू एवर एम्प्लॉयड. इसमें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया है देन यू मे फिल यस एंड देन लाइकवाइज प्रोसीड टू गिव द नेसेसरी डिटेल्स. सो फॉर मी इट्स अ नो. नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपके पेरेंट्स के डिटेल्स के रिगार्डिंग आता है. ओके, सो फर्स्ट वुड बी द नेम ऑफ योर फादर, देन नेम ऑफ योर मदर, नेशनलिटी ऑफ कोर्स. देन आपको पूछा जाएगा एक फादर्स प्रोफेशन. तो बेसिकली मेरे टाइम में ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हुआ करता था, उसी से ही आपको सिलेक्ट करना होता था. सो आप देख लीजिएगा बेस्ड ऑन दैट लिस्ट कि कौन सा सुटेबल या फिर कौन सा
जो रिकॉग्नाइज्ड है। नेक्स्ट, इफ योर फादर इज इन सर्विस, द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड, इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। सो जैसे कि एट करंट मोमेंट अगर आपके फादर सर्विस में है तो कौन से पोजीशन में है उसके रिगार्डिंग आपको इधर डिटेल्स भरना है। इफ रिटायर्ड, देन द लास्ट पोस्ट विच ही हैड हेल्ड बिफोर रिटायरिंग, उसके रिगार्डिंग आपको भरना है। सेम गोज फॉर द मदर टू। नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम ऑफ योर मदर। ये जो है ये बेसिकली बेसिक डिटेल्स है जो आप जनरली जानते ही होंगे या फिर आप भरते ही आ रहे होंगे। स्टेट टू विच योर फादर बिलोंग्स ओरिजिनली, डिस्ट्रिक्ट, देन आपके मदर जो स्टेट से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस ऑफ फादर, इफ डिसीज्ड कीप द लास्ट एड्रेस। सो सेम लाइक प्रीवियस अपने डिटेल्स के टाइम जब भरा गया था, पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड उसका पिन कोड, and likewise it goes for mother too. Now, whether your family owns or possesses any of the following assets, 5 acres of agricultural land and above, ये आप देख लीजिएगा। जो आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो आप लिख लीजिएगा। फॉर मी इट्स वेस्ट बंगाल, देन योर मदर टंग। Now, whether you have ever applied for UPSC examination or recruitment. Now, इधर आप चाहे इन दी पास्ट कोई भी एग्जाम दिया हो जिसमें यूपीएससी जो टैग है वो एसोसिएटेड हो, देन यू कैन फिल द डिटेल्स ऑफ इट। वन मोर थिंग, आप चाहो तो आप कुछ कुछ मतलब कोई एग्जाम अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो भी यू कैन डू इट। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी फर्दर बैकग्राउंड चेक्स फॉर ऑल दिस एस्पेक्ट्स। लाइक डैप में आप कुछ भी लिखते हो तो उसका जो बिहाइंड द बैक जो एस्पेक्ट्स है वो जनरली उतना चेक नहीं किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम द कोटास यू आर अवेलिंग टू। सो अगर आप यूपीएससी से एसोसिएटेड कोई एग्जाम या रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे अपीयर किए हो, देन यू मे फिल द नेसेसरी डिटेल्स। सो फॉर मी इट वाज द एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। यहाँ यहाँ पे आपको कौन सा मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, मंथ नेसेसरीली नहीं भी लिखने से चलेगा, मैं डायरेक्ट डेट दे दिया था। रोल नंबर अगर आपको याद है तो आप लिख देना, वरना ब्लैंक छोड़ देना। वेदर यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन अपने हिसाब से भर लेना। इंटरव्यू, वेदर यू आर recommended for the appointment, and the last, whether you are continuing till date or resigned with date. Now, have you ever been debarred by any public service commission or SSC from any of their examinations or selection? So आई होप कि ये सभी के लिए नो ही होगा। यस हुआ तो देख लेना भाई अपने तरीके से। ओके, अगेन इधर बहुत जनों को ये इशू रहता है कि जो सिविल सर्विसेज के बारे में है वो आप इधर लिखोगे या नहीं। सो द कंक्लूडिंग सजेशंस रिगार्डिंग एवरी एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिलिंग द डैप वुड बी द सेम फॉर मी, कि अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो या फिर आप उसको कैरी करने में कॉन्फिडेंट हो, देन लाइक आप पुट कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड दे आर गोइंग टू सी द सुटेबिलिटी ऑफ यू ज्वाइनिंग व्हाइल ज्वाइनिंग द फोर्स। सो आप अगर अपने तरीके से कॉन्फिडेंट हो या फिर आप अपने तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो उसको या फिर किसी को कन्विंस करा सकते हो, देन गुड इनफ, यू कैन पुट इट हियर। ओके, नेक्स्ट ये जो पार्ट है 19, ये सबका सबसे माथा खराब करने वाला पार्ट होता है जनरली सबके लिए, इंक्लूडिंग द फोर्स प्रेफरेंस। सो इसमें नेसेसरीली आप वही सब चीज़ें भरना जिससे आप
एसोसिएटेड हो एंड जिसके रिगार्डिंग आप नॉलेज कैरी करते हो. लाइक फॉर मी द प्राइज मेडल स्कॉलरशिप दैट वी हैव बीन अवार्डेड, सो ये जो है विधान लोकमान्य स्कॉलरशिप अवार्ड, ये मेरे को मिला है एंड आई नो अबाउट इट, द क्यों क्यों मिलता है इसको, किस लिए मिलता है, किस किस को मिलता है. सो ये मेरे को पता है एंड मेरे को मिला है एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन. अगेन रनर्स अप इन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. सो मैं फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, मेरा ये ऑलमोस्ट एक हॉबी टाइप का है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. ये दोनों गेम मेरे लिए बहुत करीब है एंड आई प्ले देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. हेंस आई रोट देम. एंड ऑल्सो मैं बोथ स्कूल के टाइम एंड यूनिवर्सिटी के टाइम ये खेला भी हूँ. विथ लाइक अगर आपके पास प्रूफ ना भी हो, कोई सर्टिफिकेट्स ना भी हो, बट स्टिल if you have participated and if you are good enough in convincing them, then definitely write it. So जैसे कि इधर आप देख लेना, ये मेरा है बट आप अपने हिसाब से देख लेना. लाइक टीम गेम स्पोर्ट्स, एनसीसी, हिचकिंग, माउंटेनियरिंग, तो इसमें आप अपना लिख सकते हो. मैं जैसे क्विज और बास्केटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. नाउ पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, इसमें आई वुड से कि जनरली जो मोस्ट रिसेंट है उससे आप प्रोसीड करके द लास्ट विच यू हैव बीन, उसके वो क्रोनोलॉजी में भरना. सो मेरे लिए द स्कूल हाउस कैप्टन हैड बीन द लास्ट पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप विच आई हैव हेल्ड. आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जो आप बने हो एंड यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब विच यू थिंक शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी अदर fellow member या फिर any other folk. Okay. Other extracurricular activities and interests such as hobbies, इसमें आप लिख सकते हो अपने तरीके से. बट बी श्योर जो हॉबी आप लिख रहे हो या तो वो आप जेन्युइनली परस्यू करते हो या फिर यू आर विलिंग टू कंटिन्यू परस्यूइंग इट टिल योर डेट ऑफ इंटरव्यू. क्योंकि इधर अगर क्रॉस क्वेश्चन होता है एंड अगर आप थोड़ा सा भी फंबल कर जाते हो, देन यू कैन बी यू कैन बी कॉट इन अ मेज. एंड तब अगर आप फंस जाते हो, देन राम भरोसे हो जाओगे फिर. Okay, next, how many times have you appeared at the CAPF examination, including, ये including शब्द याद रखना, including the current examination held in August 2023, for you it will be 2024. So ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था and obviously the last attempt. Okay, next, have you ever accepted allocation to a service or post based on CAPF examination held earlier? So definitely no. अगर आप यस इधर करते हो देन आई थिंक आप कुछ गलत कर रहे हो, बिकॉज एज पर नोटिफिकेशन ये एग्जामिनेशन आप एक ही बार दे सकते हो एंड अगर आप एक बार सिलेक्ट हो चुके हो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फर्दर. फोटो आईडी प्रूफ ये ऑटो जनरेट होगा. नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर डेप. नेक्स्ट इसमें लिस्ट ऑफ स्कैन कॉपीज अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स, जो जो आपको अपलोड करना होगा या फिर आप अपलोड कर चुके हो, उसका जो लिस्ट है वो जनरली ये दिया हुआ रहता है. नेक्स्ट जो ये डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय कैंडिडेट्स, ये आप देख लेना पूरा डिक्लेरेशन. अल्टीमेटली यहाँ आप जो सिग्नेचर अपलोड किए होंगे वो ऑटो जनरेट हो जाएगा इधर along with your name, roll number. And note, online submission of DAF by the candidate within prescribed time period constitute as his or her signed application. Strike off this sentence if not applicable. ये relevant नहीं है for this. And at the end आपका DAF का एक summary sheet generate हो जाएगा, जो कि generally यही ऑफिस पर्पस के लिए या फिर I guess for other interviewer too they carry it. तो ये आपका summary sheet है and yeah, that's it.
अगेन अगर कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन जो आप मैं मतलब एट द एंड हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो सेक्शन होगा द 19 पार्ट, ये जब आप भरोगे तो थोड़ा अलर्ट रहना, कॉशियस रहना। इसमें स्पेस भी बहुत लिमिटेड होता है, मतलब एनफ टू फिल द नेसेसरी डिटेल्स, बट इनडेफिनिट स्पेस कोई भी सेक्शन में नहीं रहता है। सो ये जब आप भरोगे तो देख लेना रिगार्डिंग द पंक्चुएशन एंड रिगार्डिंग द नंबरिंग। जैसे इधर मैं अफोर्ड कर पाया था इसको नंबर करके देना, बट इन दिस केस वो नहीं हो पाया था। सो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे क्विलबॉट हो गया या फिर ग्रामरली हो गया, जहाँ आप अपने जो पैराग्राफ्स वगैरह जो आप लिखते हो तो उसको अच्छे से समराइज कर सकते हो, कंस्ट्रिक्ट कर सकते हो, तो यूज़ करना उसको, इट विल हेल्प यू। एंड एट द एंड जो हॉबीज आप लिखोगे, मेक श्योर कि यू आर ऑन टू योर हॉबीज ऑन अ रेगुलर बेसिस और यू आर एक्वेंटेड विद दैट, या फिर अगर आप एक्वेंटेड नहीं भी हो देन यू आर विलिंग टू फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड ये जो मोस्ट रिसेंट आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, बी एड ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, उसका जो सब्जेक्ट्स है, आपका जो स्कूल का नेम होगा, इंस्टीट्यूशंस हो या इंस्टीट्यूशन को जो नेम होगा वो फुल नेम लिखना, शॉर्ट में मत लिखना। जनरली एक्रोनिम इतना पसंद नहीं होता है सबको। एंड नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी कोशिश करना पूरा ही लिखने, आई वुड बेटर इट इज गुड टू राइट इन द फुल फॉर्म। एंड ऑब्वियसली द कोर्स प्रेफरेंस, ये स्टडी करना पांचों कोर्सेज के बारे में, देन ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस स्टडी योर सेल्फ टू, देन दोनों को सिंक्रोनाइज करना, देखना, क्योंकि इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एंड ये जो चॉइसेस आप भरोगे ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही होगा आपके लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। सो बी सीरियस विथ इट, बट नेसेसरीली नीड नॉट टू बी पैनिक फॉर दिस। तो उसको देख लेना एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। जब आप डैब भरोगे तो डबल वेरीफाई कर लेना बिफोर फिलिंग आउट एंड बिफोर फिलिंग एनी डिटेल्स। बट एक बार फिल कर चुके होंगे तो उसके बाद पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीव्यू कॉपी आपको मिल जाएगा, आप देख लेना बिफोर फाइनल सबमिशन। एंड जल्दबाजी मत करना, डू नॉट hurry in filling your DAF. Take your time. You'll be getting at least 2 or 2.5 weeks for filling it. So ऐसा भी नहीं है कि एकदम डेडलाइन में कर रहे हो, कुछ दिनों पहले तक मतलब उसको भर देना। एंड जो फाइनल कॉपी होंगे जिसमें इधर नीचे अलॉन्ग विथ रोल नंबर और सिग्नेचर आएगा, उसको इंस्टेंटेनियसली डाउनलोड करके रखना, नहीं तो फिर अलग से कांटेक्ट करके यूपीएससी में उसको निकालना पड़ता है, वो फिर अलग झंझट हो जाएगा। तो why to take it? Okay, so that's all from my side. Again, congratulations to the one who cleared the written examination for 2024, and carry on with your preparation for 2025 too, because at the end जो सिलेक्शन का रेशियो है वो हम लोग सब जानते ही है। फिजिकल में 2023 में ऑलमोस्ट 50% एलिमिनेट हो गया था, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू में 3 में से 1 जनी को सिलेक्शन मिलता है। सो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, एंड ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, एंड ऑब्वियसली डिमोटिवेट भी नहीं होना है ये फैक्ट्स को जानकर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड go on to prepare your DAF and also for your PAT and MST. All the best, and Jai Hind to everyone. Thank you.